हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 158 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 83 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका ये टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, उस गुप्त और वाकाकटक रानी का नाम उल्लिखित कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो ऑप्शन ए है कुबेर नागा, बी है प्रभावती गुप्ता, सी है ऑप्शन आपका कुमार देवी, डी है दत्ता देवी। तो आंसर जाएगा आपका बी के साथ प्रभावती गुप्ता। उस गुप्त और वाकाकटक रानी का नाम उल्लिखित कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्ता। यह जो प्रभावती गुप्ता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह क्या है रुद्रसेन से हुआ था, और रुद्रसेन वाकाकटक वंश का था। तो इस प्रकार से प्रभावती गुप्ता दोनों की रानी हो गई, गुप्त वंश और क्या है वाकाकटक वंश की रानी, इसीलिए कह रहा है। तो व्याख्या देख लेते हैं इसका। व्याख्या में देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। विवाह के कुछ ही समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तथा जो प्रभावती गुप्ता थी वह वाकाकटक राजवंश की क्या है राज्य की संरक्षिका बनी। उनके जो दोनों पुत्र थे वो क्या थे? अवयस्क थे, और उनके पुत्रों का नाम था दिवाकर सेन और दामोदर सेन। ये दोनों अवयस्क थे और इसलिए क्या है प्रभावती गुप्ता क्या है शासिका बनती है, संरक्षिका बनती है। और उनका जो है एक भूमि दान संबंधित जो है एक अभिलेख है जो गुप्त प्राच्य शैली पर उसका अभिलेख पर प्रभाव है। उसी अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है कि उन्होंने भूमि को क्या किया था? दान में दिया था। और पता भी चलता है कि प्रभावती गुप्ता जब मतलब शासक बन गई तो वो जितने भी निर्णय करती थी और काम करती थी वो अपने पिता से परामर्श लेकर और उनके हित में भी करती थी। तो ये बात तो थी ही, क्योंकि पिता हैं भाई तो हित में काम करेंगे। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। जो कुमार गुप्त थी वो आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? कुमार देवी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक इसका कार्यकाल है। जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए इनका कार्यकाल क्या है? 319 से 335 तक। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके राज्यारोहण की तिथि 319 गुप्त संवत से क्या होता है? आरंभ माना जाता है। मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो कुमार देवी जो किस घराने से या किस राजवंश से संबंधित है? तो लिच्छवी राजकुमारी थी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? सम्राट जो कुमार गुप्त हैं उनकी माता कौन थी ये आपको बताना है। कुबेर नागा, ध्रुव देवी, कुमार देवी या अंतर देवी। तो सम्राट जो कुमार गुप्त प्रथम है उनकी माता का नाम था ध्रुव देवी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ध्रुव देवी आंसर कर लेंगे। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका बड़ा जो पुत्र था, जो कुमार गुप्त थे वो ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका क्या है? सबसे बड़ा पुत्र था। उसका गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई भी था जो कुमार गुप्त के समय बसाड़ या वैशाली का राज्यपाल था। आगे चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है आपका पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में किसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे ये बताना है। कनिष्क के, हुविस्क के,
समुद्रगुप्त के या स्कंदगुप्त के? तो आंसर जाएगा डी के साथ। इनमें से स्कंदगुप्त के जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं वह वजन में सबसे भारी थे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। तथ्य देखते हैं। स्कंदगुप्त के पूर्व के गुप्तो शासकों में सिक्के कुषाण सिक्कों के मानकों के अनुरूप थे। जो स्कंदगुप्त के पूर्व जो गुप्त शासक हुए हैं उनके सिक्के जो हैं कुषाण शासकों के सिक्कों के जो मानक थे उन्हीं के अनुरूप थे। स्कंदगुप्त के समय में हमें गुप्तों के स्वर सिक्कों में मिलावट मिलने लगती है, जिससे मुद्रा का वजन बढ़ गया। मतलब स्कंदगुप्त के समय आते आते मुद्रा में क्या है, मिलावट होने लगी, जिससे मुद्रा का वजन क्या हो गया, बढ़ गया। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का वजन 144 ग्रेन था। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का जो वजन है वो कितना है, 144 ग्रेन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का क्या है, निर्माण करवाया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक परवर्ती गुप्त शासक ने जो शैव था वैवर्तिक संघ नामक महाबौद्ध संस्था को दान में दिया था। मंदसौर के लेख में पट्टावाय श्रेणी, जिससे पट्टावाय श्रेणी को क्या कहते हैं, रेशमी सूत बुनने वाले की समिति, तथा इंदौर लेख से तैली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तैली श्रेणी में किसका उल्लेख, तैली श्रेणी का उल्लेख किस लेख में मिलता है, तो इंदौर लेख में मिलता है। और पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किस लेख में मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है या लेख में मिलता है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर लेख की रचना किसने की थी? 87 का है, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है हरिसेठ, बी है बीरसेन, सी है वाड़ भट्ट और डी है वत्स भट्टी। तो 87 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा, वत्स भट्टी ने की थी। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी ने की थी। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके व्याख्या को देखते हैं दोस्त। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंदसौर कहाँ स्थित है, तो मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम 10पुर भी मिलता है। मंदसौर का एक नाम क्या है, 10पुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 की तिथि क्या है, दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी ने की थी किसकी रचना, तो मंदसौर प्रशस्ति का। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन है। इसी अभिलेख में क्या है, सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं 88 नंबर को क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। मंदसौर प्रशस्ति का लेखक कौन था? मंदसौर प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो वत्स भट्टी, अभी हमने देखा था कौन थे, तो वत्स भट्टी आपका आंसर बी के साथ जाएगा, वत्स भट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन है और टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का जो एग्जाम हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक द्वारा कराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन किसने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का? तो गुप्त वंशज था, वो कौन था? गुप्त कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी आपका सही है। 89 का क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, कुमारगुप्त आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सक्रादित्य था। भेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो सक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि थी वो महेंद्रादित्य भी थी। तो सक्रादित्य या महेंद्रादित्य कहा जाए तो कुमारगुप्त की उपाधियां थी, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेखों में से
किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख है? क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देखिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुड़ों के आक्रमण का क्या है उल्लेख है? मथुरा, भीतरी, जूनागढ़ या सांची का लेख? किस ये सब लेख ही है, अभिलेख ही है। तो ऑप्शन आपका भीतरी अभिलेख जो है उसमें क्या है, स्कंदगुप्त के राज्यकाल में जो हुड़ आक्रमण हुए थे उसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। ये भीतरी स्तंभ लेख जो है यूपी के गाजीपुर जिला में स्थित है, जो बनारस से कुछ ही दूरी 30-40 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में, भीतरी स्तंभ लेख में पुष्पमित्रों एवं हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन मिलता है। हुड़ मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था हुड़ों का? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें हुड़ पराजित हुए थे। U.A. राय के अनुसार इसका नेता खुशनवेवाज था। खुशनवेवाज था किसका नेता था? तो हुड़ जो आक्रमणकारी थे उसका नेता था, जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो सोमदेव के कथा सरित सागर में उल्लेख मिलता है। तो कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो सोमदेव की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रचनाएं भी पूछता है पेपर में। तो सोमदेव किसकी रचना है? तो सोमदेव की रचना कौन थी है? तो कथा सरित सागर है, इसको याद रखिएगा। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। तो सोमदेव की रचना कथा सरित सागर में उल्लिखित मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मलेच्छों को जीता था। तो किसको जीता था? मलेच्छों को जीता था। उज्जैनी के राजा महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मलेच्छों को जीता था। जूनागढ़ अभिलेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रापालित द्वारा सुदर्शन झील के बाद में पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? उसके सुव्यवस्थित शासन के बारे में दिया गया है। वही गिरनार के जो लेख है उसमें पुरपति चक्रापालित द्वारा सुदर्शन झील के बाद पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। जो इंदौर का ताम्रपत्र लेख है उसमें क्या है? सूर्य की पूजा तथा सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर चलिएगा दोस्तों। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छा तथ्य है, इसको आप जो ना है उसको नोट कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया है। हुड़ों का आक्रमण वर्णित है। हुड़ों का आक्रमण वर्णित है, हमने ऊपर देखा था भीतरी अभिलेख में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हुड़ों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर है। हुड़ों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? अभी हमने पढ़ाया था हुड़ों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो सी आपका सही है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था हुड़ों का आक्रमण। सी आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर है। व्याख्या आप सही से देखें तो इसका भी आंसर दे सकते हैं। किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया? किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया ये बताना है। तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो ऑप्शन आपका डी सही है, स्कंदगुप्त आंसर हो जाएगा। हुड़ों को पराजित करने वाला शासक स्कंदगुप्त था। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर है और ये भी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी? हुड़ों पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो आपका स्कंदगुप्त आंसर हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन देखिए कई तरीके से पूछा है। 95 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। हुड़ों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? किसके समय में किया था? तो गुप्तों के समय में, मौर्यों के समय में, प्लास्के या सेना? तो किसके समय में किया था? तो गुप्तों के समय में किया था। तो गुप्त का शासक जो स्कंदगुप्त था उसी के समय में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही है। और व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कब
तो 455 ईस्वी में। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर उसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को क्या कर दिया था, तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो व्याख्या सहित थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।